Good morning, friends. Good morning to all of you. Sir. Morning, sir. Welcome back in social science subject. Dear friends, there is some network issue with the desktop systems that we are having in our classrooms. So, taking class on my mobile phone. Okay, so there may be little bit issues, not an issue. ठीक है, कुछ दिक्कत होगा तो हम उस हिसाब से फिर वर्कआउट करेंगे. ठीक है, so just a minute. Now, is the textbook visible? No, sir. Hello. Sir. No, sir. No, sir. Just a minute. Yes. Now the screen is visible. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. अरे माई स्क्रीन इज विजिबल. मोबाइल का जो भी स्क्रीन है वो विजिबल है कि नहीं है? Yes, sir. Now visible. Yes, sir. Yes, sir. Now it is visible. Now is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So yesterday we have started with this section of technological and institutional reform. ये सेक्शन हमने स्टार्ट किया था. हेलो. Yes, sir. No, sir. हाँ, ये सेक्शन हमने कल स्टार्ट किया था. ओके, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है. सो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स मैंने कल आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि व्हाट डज इट मीन्स टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म. सो technological reforms are related to the changes brought in doing the practice of agriculture. खेती करने के तरीकों में, खेती करने की टेक्निक में जो भी न्यू इनोवेशंस किए गए वो सब क्या कहलाएंगे? टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स. और वो जो इनोवेशंस हैं उन इनोवेशंस को, वो जो इनोवेशन है उन इनोवेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. ठीक है, आया समझ में? वो क्या कहलाएगा? टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स. इसमें थैली होगी निकाली. समझ में आ रहा है? तो वो हो गए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No doubt. No, sir. No, sir. बीज है फूलों के, है ना? अलग अलग कलर के फ्लावर बताएं इसमें. ठीक है, इसमें से एक एक बीज मेरे लिए छोड़ देना. एक एक फूल निकाल के एक पन्नी में कर दो और बाकी के यहाँ कुछ स्कूल में डाल दो, है ना? और एक आध आप अपने घर के लिए ले जाओ. ठीक, मेरे को बस हर एक वैरायटी का एक एक फूल एक कागज में कर दीजिएगा, है ना? ये करके पैक कर देना. वो उधर स्कूल में एक कोना है वहाँ भी डाल देना और आपके घर के लिए. हेलो. Yes, sir. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development.
Now, sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture. Right? फैन बंद कर लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया में काफी समय तक, ठीक है, एग्रीकल्चर में जो रिक्वायर्ड टेक्निकल चेंजेस थे और जो रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस थे वो कभी भी नहीं किए गए। यानी जो टेक्निकल चेंजेस की ज़रूरत थी, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की ज़रूरत थी, वो चेंजेस इंडिया में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। इट हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जिसके कारण एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट था, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की स्पीड कैसी रही? कम रही। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, most of the farmers in large part of country still depend on monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. इंडिया में आजादी के बाद, वो वैसे ही रख देना चाहिए ना उसमें कुछ। इंडिया में आजादी के बाद, इसमें से एक बोलो है ना, एक मेरे उसमें डाल दो, बाकी क्या तो कुछ यहाँ स्कूल में लगा देना, कुछ घर ले जाना। अब बस इसको तोड़ के ऐसा फैला के मिट्टी में हल्का सा ऊपर ऊपर की मिट्टी में दबाना, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, तो इरिगेशन के सोर्सेज आजादी के बाद काफी संख्या में डेवलप किए गए। इसके बावजूद भी इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो अभी भी मानसून यानी बारिश पर और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल यानी मिट्टी की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करते हैं। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For a growing population, this poses a serious challenge. अब जिस तरीके से हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, सो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट रुका हुआ है वो हमारे कंट्री के लिए एक सीरियस चैलेंज है। सीरियस चैलेंज क्यों है? क्योंकि यदि एग्रीकल्चर में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तो जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमें फूड चाहिए उतना फूड ग्रो नहीं होगा। दूसरा, जो पॉपुलेशन कंट्री की एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, कंट्री की जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, उस पॉपुलेशन को, कंट्री की उस पॉपुलेशन को इनकम लेवल नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी यदि एग्रीकल्चरल तो जो लोग एग्रीकल्चर ले करते हैं उन्हें प्रॉपर इनकम भी मिलती रहेगी और कंट्री के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड प्रोडक्शन भी होगा, ठीक। So agriculture which provide livelihood for more than 60% of its population, एग्रीकल्चर हमारे कंट्री की 60% पॉपुलेशन को क्या प्रोवाइड करता है? लाइवलीहुड यानी रोजगार प्रोवाइड करता है, ठीक। सो इट प्रोवाइड livelihood for more than 60% of country's population. Because of that, agriculture needs some technical and institutional reform. इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्निकल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, ठीक है। सो इस प्रकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इंडियन गवर्नमेंट ने आजादी के बाद में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो उसमें से कौन से रिफॉर्म्स हैं? दीज रिफॉर्म्स आर कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कॉपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। दीज वेर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री, ठीक है। सो इंडिया में आजादी के बाद
ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए। वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं? कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। ठीक, ये सारे किसमें कहलाएंगे? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में। अब इसमें से एबॉलिशन ऑफ जमींदारी का मतलब, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय पर इंडिया में जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम का मतलब क्या था कि जो किसान गांवों में खेतों में खेती करते थे, उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं था। जमीन के मालिक कौन होते थे? बड़े बड़े जमींदार होते थे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे ऊपरवाही विलेज में बल्की फैमिली इज ए जमींदार फैमिली। कोई बल्की है क्या भाई क्लास में? सर। कौन सा बल्की है भैया? प्लीज नेम। हाँ, तो मान लो कि ऊपरवाही विलेज में बल्की फैमिली जमींदार है। इसका मतलब क्या है कि ऊपरवाही गांव की जितनी जमीन है उसका सिर्फ एक ही बंदा मालिक होगा। ठीक है, और बाकी के लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो सिस्टम था वो क्या कहलाता था? जमींदारी सिस्टम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब इस जमींदारी सिस्टम में समस्या क्या थी? जमींदारी सिस्टम में समस्या ये थी कि जो जमींदार साहब हैं वो तो खेती पर कोई कामकाज करते नहीं थे। ठीक है, जमींदार साहब अपनी खेतीबाड़ी पर कोई कामकाज नहीं करेंगे। ठीक है, सारा काम दूसरे कर रहे हैं। जमींदार साहब जमीन का लगान भी वसूलते थे, जमीन का किराया भी वसूलते थे। तो अल्टीमेटली जो किसान, जो व्यक्ति उस जमीन पर खेती कर रहा है, उसके पास में क्या है? उसके पास इनकम लेवल बहुत कम है, क्योंकि जितना उसने पैदा किया, जितना उसने कमाया, उसमें से मोर देन 50 to 60% तो जमींदार के पास चला गया। इसलिए जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, जैसे ही इंडिया क्या हुआ? आजाद हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले किस सिस्टम पर रोक लगाई? जमींदारी सिस्टम पे। तो जमींदारी सिस्टम वाज abolished. जमींदारी सिस्टम वाज Abolished. Abolished. जमींदारी सिस्टम एबॉलिश करने का मतलब जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया। So when the zamindari system was abolished, what happened? The farmers who were doing agriculture on the land, किसान जो जमीन पर एग्रीकल्चर करते थे, they got the ownership right. वो अब क्या हो गए? जमीन के मालिक हो गए और लगान भी कम कर दिया। Now agriculture become little bit profitable. ठीक, जमींदारी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अगला टर्म है कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। तो कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या है? इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया, यानी एक अभियान या एक योजना निकालना शुरू करी। वो अभियान या योजना क्या थी? उसमें क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने गांव के सारे किसानों को एक जगह पर इकट्ठा करके उनकी मीटिंग बुलवाई। ध्यान से सुनना। अब मीटिंग क्यों बुलवाई? क्योंकि बहुत सारे विलेजेस में, बहुत सारे गांवों में जो फार्मर्स थे उनके पास में जमीनें तो थी, परंतु जमीन जो थी गांव के 4 कोनों में अलग अलग थी। अब गांव के 4 कॉर्नर का मतलब क्या? जैसे मान लो हम ऊपरवाही विलेज को सेंटर लें कि कोई एक फार्मर है ना,
लक्ष्मी नारायण बोंडे ऊपरवाही विलेज में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण बोंडे के पास में 20 एकड़ जमीन है। अब ये जो 20 एकड़ जमीन है, ये लक्ष्मी नारायण बोंडे के परिवार को सफिशिएंट इनकम प्रोवाइड कर सकती है। परंतु समस्या क्या है, ये जो 20 एकड़ जमीन है वो लक्ष्मी नारायण बोंडे की 5 अलग अलग लोकेशन पर है। यानी लक्ष्मी नारायण बोंडे की 4 एकड़ जमीन मंगी विलेज के लास्ट में है, 4 एकड़ जमीन हरदोना तरफ है, 4 एकड़ जमीन अंबुजा की माइंस के पीछे है। अब हो क्या रहा है, यदि लक्ष्मी नारायण बोंडे सुबह से अपनी जमीन पर खेती करने के लिए मान लो मंगी साइड चले गए, तो उधर की 4 एकड़ जमीन में वो काम कर रहा है, तब तक इधर की रिमेनिंग 16 एकड़ ऑफ लैंड किसी काम की नहीं है। समझ में आया? तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जमीन अलग अलग एरिया में होने के कारण, अलग अलग एरिया में वो जमीन होने के कारण लक्ष्मी नारायण बोंडे जो थे वो अपनी जमीन पर सही तरीके से खेती नहीं कर पा रहे थे और इस कारण उस खेती से प्रॉपर इनकम उन्हें अवेलेबल नहीं थी। तो कलेक्टिवाइजेशन और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में गवर्नमेंट ने किया क्या? गवर्नमेंट ने सारे किसानों को मीटिंग ली, एक जगह बैठाया और इस तरीके से उन लोगों की जो जमीनें हैं वो आपस में ट्रांसफर करवाई कि हर एक किसान की जमीन क्या हो गई, एक ही प्लेस पर इकट्ठे हो गई। तो लक्ष्मी नारायण बोंडे की 4 एकड़ जमीन जो अलग अलग एरियाज में थी, वो जमीन वहां के किसानों को दे दी और उन किसानों की वो जमीन लक्ष्मी नारायण बोंडे को ट्रांसफर करवाई जो लक्ष्मी नारायण के गांव या खेत के पास में थी। तो इस तरीके से क्या हो गया कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनकी जमीनें एक साथ कहां पर आ गई, एक सिंगल एरिया में आ गई। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब क्या हुआ कि 4 अलग अलग Yes, sir. जगह पर अपनी Yes, sir. एनर्जी, 4 या 5 अलग अलग खेतों पर अपनी एनर्जी लगाने के बजाय वो एनर्जी वो एक ही जगह पर लगाना शुरू कर दिया। जब एक जगह पर लगाना शुरू कर दिया तो उसकी इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई, है ना। नाउ ही कैन गेट द गुड इनकम इन ए लेस लेबर। तो ये जो सिस्टम है ये क्या कहलाया, कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इस सिस्टम को क्या कहते हैं बेटा? ठीक ना। सो लैंड रिफॉर्म मतलब इन जमीनों के सिस्टम को प्रॉपर एडजस्ट करना। So land reform was the main focus of our first 5-year plan. ठीक है, तो जो लैंड रिफॉर्म है उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज हुई? कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। The right of inheritance had already led to fragmentation of land holding, necessitating consolidation of holding. The laws of land reform were enacted, but the implementation was lacking or lukewarm. अब इसका मतलब क्या है कि लैंड रिफॉर्म के लॉज तो बना दिए गए हैं परंतु अभी भी इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? स्टिल देयर आर मैनी फार्मर्स, अभी भी बहुत सारे किसान हिंदुस्तान में ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनके पास में हजारों एकड़ जमीनें हैं। While there were many people who depend on the agriculture, they are doing the agriculture, but they do not have inheritance right. उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है।
यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So, the government of India embarked upon introducing agricultural reform to improve Indian agriculture in 1960 and 1970. 1960 से लेकर 1970 यानी लगभग 20 सालों तक इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर में खेतीबाड़ी की इनकम बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से काम करना, डिसीजन लेना शुरू किया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड ए फ्लैगशिप प्रोग्राम। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अपना एक बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया। सॉरी बेटा, बिकॉज ऑफ सम issue it got little bit disturbed. Let me come to the point. It is lot difficult to manage with the mobile phone, है ना, but still I am trying to manage at my best. ठीक है, चलिए just a minute. Let me come to the section. Okay, sorry, वो पेज जो था आगे बढ़ गया था। ठीक है, so the government of India has initiated two big programs. The one program is the Green Revolution. ठीक है, now the Green Revolution program is based on the use of package technology, and then there is one more revolution, that is White Revolution, also called as Operation Flood. ठीक है, now have you people ever heard these term? ये दो टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन आप लोगों ने कभी सुना है इससे पहले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, चलो Yes, sir. ओके। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? What is the meaning of green revolution? अच्छा, green revolution is related to what? Green revolution किस लिए स्टार्ट किया गया था? Yes, Production. Farming. green revolution हाँ, Crop production. crop production. Sir, farming. Green revolution, yes, it is for farming. So green revolution was a program to increase the production of crops. फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो स्ट्रेटेजी, जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया, that strategy or program is known as what? Green revolution. Green revolution. Now, in green revolution में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया? On the production of food grains. So green revolution is related to the production of food grains. Green revolution किसके लिए था? Food grains. It is for food grains. ठीक है, so increase in the production of food grain, increase in the production of food grain is the main aim of green revolution. Green revolution का main aim क्या था? Increase in the production of food grains. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, just a minute. So green revolution was basically related to the increase in the production of food grain. चलो, यदि food grains का हो गया तो फिर ये बताओ कि व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड किस लिए था? Sir, for milk production. For increasing
मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। सो व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए होगा? इट इज फॉर इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, देयर आर टू पीपल हु आर कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ना। किसी को मालूम है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फार्मर्स नहीं है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा गया था? चार्ल्स डार्विन। इफ यू आर हैविंग योर नोटबुक और टेक्स्ट बुक, स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज M.S. Swaminathan. Which person is known as the father of green revolution? M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Which person is known as the father of green revolution? M.S. Swaminathan. इतनी बात आई समझ में? MS स्वामीनाथन। Yes, sir. ठीक है। Which person is known as the father of white revolution? Father of white revolution किसे बोलेंगे? His name is Mr. Varghese Kurian. What is the name of the person? Mr. वर्गीस कुरियन। Mr. Varghese Kurian. Okay. So Mr. Varghese Kurian is known as the father of white revolution. Is it clear up to this section? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। So some of these strategies, that is green revolution और white revolution, दो strategies, दो तरीके थे जिसके जरिए इंडियन एग्रीकल्चर को क्या किया गया? इंप्रूव किया गया। Okay, so these were the two strategies initiated, that is started for improvement of Indian agriculture. Okay, but this too led to the concentration of development in few selected area. परंतु वो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका बेनिफिट कुछ सेलेक्टेड एरियाज को ही मिल पाया, ठीक ना। विच एरिया? जैसे यदि हम किसकी बात करें, ग्रीन रिवॉल्यूशन की, सो द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज कन्फाइंड अप टू द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ उसका बेनिफिट कहां पर मिला? स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को मिला, क्योंकि इन राज्यों में शुरू से ही इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थी। ओके, तो यहां बोला ना, इट लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरिया। इसका मतलब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ जरूर, परंतु सभी जगह पर नहीं हुआ, ओनली कुछ सेलेक्टेड एरियाज में हुआ। देयरफॉर इन द 1980s एंड 1990s इसलिए गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के बाकी के इलाकों में भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के बाकी के इलाकों में भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए 1980 और 1990 के बाद से एक और लार्ज स्केल प्रोग्राम शुरू किया। ओके, सो द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम which included both institutional and technical reform. अब वो जो comprehensive land development program शुरू किया उसमें क्या था? institutional reform पर भी ध्यान दिया और technical reform पर भी ध्यान दिया। यहां तक बात आई समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. So now under this institutional and technical reform, ये जो इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म शुरू किए गए, इसमें बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया। क्या इनिशिएटिव था? प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rate of interest were some of the important steps in this direction, है ना? तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड रिफॉर्म था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे काम, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए स्टार्ट किए। तो पहला काम क्या किया गया? प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस मतलब यदि किसान की फसल खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है किसी भी कारण से, रीजन क्या होगा? ड्रॉट, सूखा पड़ जाए, फसल पैदा नहीं होगी, फ्लड आ जाए, फसल नहीं होगी, साइक्लोन आया, फायर आया, या फसलों में कोई बीमारी लग गई, तो इनके अगेंस्ट में गवर्नमेंट क्या करती है? क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा देती है। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, फार्मर्स को लोन लेने के लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? स्पेशल ग्रामीण बैंक सिस्टम एस्टेब्लिश किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, और जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनकी भी ब्रांचेस अलग अलग एरियाज में ओपन करी। जैसे आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि यहाँ पास में एक विलेज है पांढरपौनी? Yes, sir. Yes, sir. I know. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Most sir. of the students know that there is a village in proximity called Pandharponi. अब एक छोटा सा गांव है ना? But that village has a branch of Bank of India. उस गांव में भी किसकी ब्रांच है? बैंक ऑफ इंडिया की Bank of ब्रांच। India. तो Bank of तो India. बैंक्स, गुड। सो ये जो अलग अलग बैंक हैं, ये अलग अलग बैंक्स की ब्रांचेस विलेज लेवल तक भी ओपन करने की कोशिश की गई। अब हर एक गांव में तो बैंक नहीं खोल सकते, परंतु 4 या 5 गांवों के बीच में क्या ओपन कर दिया? एक बैंक ओपन कर दिया। नाउ फार्मर्स नीड नॉट टू ऑलवेज कम टू गढ़चंदूर। अब किसान को इतनी दूर गढ़चंदूर आने की जरूरत नहीं है। इफ द फार्मर नीड लोन फैसिलिटीज और एनी अदर थिंग, he could do his work within the village, ठीक है? एंड फार्मर्स को जो लोन दिया जाता है, ओके, सो द लोन गिवन टू द फार्मर्स एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? उसे कम ब्याज पर क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, ठीक? अपार्ट फ्रॉम दैट, time to time the government of India has introduced many other schemes, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मर्स की भलाई के लिए और भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की। तो पहली स्कीम कौन सी है? किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। दीज आर सम अदर स्कीम्स which are introduced by the government of India for the benefit of the farmers, okay? Apart from that, government is running many other schemes like the special weather bulletins and agricultural program for farmers were introduced on the radio and television, ठीक है? The government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices for other important crop to check the exploitation of farmers by speculator and middleman. तो बेटा it is 11:19 है ना?
there was internet connectivity issue and I did not have the data cable also, so I was not able to take your class through desktop, है ना, and working on mobile is little bit difficult, so I was not able to show you the related videos. So if the net work properly, then we'll work out tomorrow, है ना, with the help of desktop, so I would be able to navigate much easily and I will show you some videos related to all these topics. Okay, acha, listen one more thing. Okay, sir. Now rest of the topic is comparatively easy. Okay, और बस इसी तरीके की कुछ थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है. So I am leaving this portion for you students to read out. ठीक है, मैं ये सेक्शन आप लोगों के रीडिंग के लिए छोड़ रहा हूँ. ठीक है, so this is your today's homework. ये आप लोगों का, listen, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. The remaining portion, all of you have to read properly. ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये आप लोगों को लर्न करना है, रीड करना है. ठीक है? Okay, sir. और tomorrow, Okay, if there won't be any doubt from this section, then we will continue with our geography section. यदि कल कोई डाउट नहीं आता है तो हम हमारे geography section को कंटिन्यू करेंगे and we will start the new chapter, that is chapter number 5 in our subject geography. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. No, sir. No, sir. Thank you. No, sir. Bye. Thank you, sir.